नमस्कार, हमारे छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अवंतिका श्रीवास्तव। बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं और रायपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। आज सीएम भूपेश बघेल एक बड़ी सौगात देने जा रहे हैं। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को यह सौगात होगी और हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ट्रांसफर की जाएगी। ऑनलाइन ट्रांसफर होगी, साथ ही वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सीएम भूपेश बघेल ये राशि ट्रांसफर करेंगे हितग्राहियों को। अब तक आपको बता दें कि 350 करोड़ का भुगतान पहले ही हो चुका है और एक बार फिर से ये सिलसिला गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को एक बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से आज भी। तो हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख रुपए की जो राशि है उसे ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए सीएम भूपेश बघेल। राज्य सरकार की योजना गोधन न्याय योजना, जिसके तहत सीएम भूपेश बघेल कई सारी सौगातें देते हैं। आपको बता दें कि अब तक 350 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है हितग्राहियों को और आज एक बार फिर से 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी। तो गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को ऑनलाइन राशि ट्रांसफर करेंगे सीएम भूपेश बघेल। वर्चुअल कार्यक्रम के जरिए ये राशि ट्रांसफर होगी और हितग्राहियों को अब तक 350 करोड़ रुपए का भुगतान किया जा चुका है इस योजना के तहत और आज एक बार फिर से सिंगल क्लिक के जरिए ऑनलाइन ट्रांसफर की जाएगी राशि। आज भी एक बड़ी सौगात का दिन सीएम भूपेश बघेल की तरफ से सौगात होगी। गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को राशि ट्रांसफर की जाएगी। हितग्राहियों के खाते में 8 करोड़ 13 लाख की राशि ऑनलाइन ट्रांसफर करेंगे सीएम भूपेश बघेल। वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़ेंगे और राशि ट्रांसफर की जाएगी। आपको बता दें कि हितग्राहियों को अब तक 350 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका है और आज एक बार फिर से बड़ी सौगात तमाम हितग्राहियों के लिए। ज्यादा जानकारी इस पर हम लेंगे सहयोगी ममता लांजीवार रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। ममता, एक और खास कार्यक्रम और हितग्राहियों को एक और बड़ी सौगात, क्या कुछ होगा आज इस कार्यक्रम में? देखिए, वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गोधन न्याय योजना के जो हितग्राही है उन्हें जो राशि है वो अंतरित करेंगे और पशुपालकों, स्व सहायता समूहों और इसके साथ ही किसानों को ये राशि और गौठान समूहों को ये राशि अंतरित की जाएगी। इसमें से जो गौठान समिति है और महिला समिति है और जो गौपालक हैं उनको 8 करोड़ 13 लाख रुपए की राशि जो है वो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वर्चुअल तरीके से अंतरित करेंगे। सीएम हाउस में वर्चुअल कार्यक्रम के माध्यम से ये राशि अंतरित की जाएगी। 16 सितंबर से 30 सितंबर तक गौठानों में पशुपालकों, ग्रामीणों, किसानों, भूमि यूनियों से क्रय किए गए 2,67,000 क्विंटल गोबर के एवज में 5 करोड़ 34 लाख रुपए का भुगतान जो है वो हुआ है और गौठान समितियों को 1 करोड़ 69 लाख रुपए और महिला समूहों को 1 करोड़ 11 लाख रुपए की जो लाभांश राशि जो है वो इसमें शामिल है। लगातार अभी तक के अगर हम बात करें तो गोधन न्याय योजना के हितग्राहियों को 350 करोड़ 54 लाख रुपए का भुगतान हो चुका है और इसके अलावा जो है 18 करोड़ रुपए की जो बोनस राशि है जो वो भी इसमें शामिल है। आज जो है 8 करोड़ रुपए के भुगतान के बाद ये जो आंकड़ा है वो 350 करोड़ 54 लाख रुपए हो जाएगा। तो जाहिर तौर पर चाहे पशुपालक हो, चाहे किसान हो, चाहे गौ पालक हो, महिला स्व सहायता समूह हो, गौठान समिति हो, इन सब के लिए आज एक तरह से कहें कि दशहरे के दूसरे दिन एक तरह से कहें कि एक बड़ी राहत भी कह सकते हैं, एक सौगात भी कह सकते हैं। जी निश्चित ही। और जब हम गोधन न्याय योजना की बात करते हैं ममता, भले ही पशुपालकों की बात करें, किसानों की बात करें या महिलाओं की बात करें, एक नए रोजगार का साधन जिसे हम कह रहे हैं और उसी के चलते मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ एक बार फिर से अव्वल भी आया। सबसे कम बेरोजगारी दर छत्तीसगढ़ में। देखिए, 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जा रहा है। न केवल गोधन न्याय योजना बल्कि सरकार का कहना है कि जो राजीव गांधी किसान न्याय योजना है और अलग अलग जो योजनाएं हैं, चाहे ग्राम सुराजी योजना हो जिसमें नरवा, गरवा, घुरवा बाड़ी यानी कि जो पानी का स्रोत है, नहर और जो घुरवा जो खाद जहां पर बनती है और बाड़ियों को जो को किस तरीके से संवर्धित किया जाए इसको लेकर काम किया जा रहा है। गायों के संवर्धन के लिए काम किया जा रहा है। बेसिकली अगर हम
बात करें तो गांव जो है वो किसी भी राज्य की रीढ़ की तरह होते हैं, और अगर गांव मजबूत होते हैं तो जाहिर तौर पर आगे भी जो उसी तरीके से मजबूती या विकास जो है वो बढ़ता जाता है। यही वजह है कि अब सरकार का कहना है कि चूंकि सरकार ने बुनियाद पर ध्यान दिया है कि जो बुनियाद होती है उस पर उसको मजबूत करने पर ध्यान दिया है, तो रोजगार के साधन भी और बने इसी हैं। सोच के तहत मुझे लगता है ममता एक बड़ी सौगात सीएम भूपेश बघेल की तरफ से आज भी मिलने वाली है। आप बनी रहेगा ममता हमारे साथ, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इस बीच रायपुर से एक और बड़ी जानकारी है कि आज से छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आगाज होने जा रहा है। सीएम भूपेश बघेल इसका शुभारंभ करेंगे। 6 अक्टूबर से 6 जनवरी तक इसका आयोजन, साथ ही 6 स्तरों में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेलों का आयोजन होना है। राजीव युवा मितान क्लब स्तर से इसकी शुरुआत होगी। बच्चों से लेकर बुजुर्ग तक इस खेल में भाग ले सकेंगे। आपको बता दें कि सभी स्तरों के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जा चुके हैं। इस पर चर्चा के लिए ममता लगातार हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं। ममता, ओलंपिक यानी कि एक बड़े स्तर पर जो खेल खेले जाते हैं उसका छत्तीसगढ़िया स्वरूप भी देखने को मिलेगा, क्या कुछ होगा इसके तहत? देखिए, किसी भी राज्य के जो खेल होते हैं वो उनकी सांस्कृतिक विरासत भी होते हैं, और दूसरी बात अगर हम बात करें तो स्वास्थ्य के गत लहजे से भी उसके बहुत सारे फायदे होते हैं, वो महज मनोरंजन का साधन नहीं होते। छत्तीसगढ़ के भी अपने जो परंपरागत जो खेल है, खासतौर पर अगर हम बात करें तो उनका अपना महत्व है, और यही वजह है कि उसको बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इसकी शुरुआत की है। और आज से रायपुर, भंडारपुरी और पाटन में जो है छत्तीसगढ़िया ओलंपिक के तहत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, और 12 बजे बूढ़ातारा पारा में जो इंडोर स्टेडियम है वहां पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 1:15 बजे वो जो है हेलीपैड पुलिस ग्राउंड से रवाना होंगे, और इसके बाद आरंग भंडारपुरी पहुंचेंगे और वहां पे अलग अलग कार्यक्रमों में पहुंचेंगे। छत्तीसगढ़िया ओलंपिक की अगर हम बात करें तो अलग अलग खेलों के जरिए इन खेलों में चाहे छोटे बच्चे हों, चाहे महिलाएं हों, चाहे बुजुर्ग हों, सभी शामिल हो सकते हैं। और इससे न केवल छत्तीसगढ़ के परंपरागत जो खेल है उसको बढ़ावा मिलेगा, बल्कि नई पीढ़ी उसके बारे में जानेगी। लेकिन इसके साथ ही अगर हम बात करें जो तमाम तरह की बीमारियां अगर हम बात करें तो छोटे बच्चे जो टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज के जो शिकार हो रहे हैं, क्योंकि खेल स्कूलों से अगर हम बात करें तो मैदान भी एक तरह से क्या है कि खेलों के प्रति एक अरुचि जो होती है कम से कम उसके प्रति रुचि बढ़ेगी। और जब लगातार बच्चे खेलकूद की तरफ ध्यान देंगे तो सारे ऐसे मायने जिनके लिहाज से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ ओलंपिक्स हो जाते हैं। शुक्रिया आपका ममता इस पूरी जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। धमतरी से एक बड़ी खबर है। बीजेपी की बड़ी बैठक आज यहां पर होने जा रही है। गंगरेल बांध रिजॉर्ट में बैठक रखी गई और मिशन 2023 पर रणनीति तैयार होगी। तो मंथन 2023 के चुनाव को लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में शामिल होने जा रहे हैं। तो धमतरी में ये बड़ी बैठक, गंगरेल बांध रिजॉर्ट जहां पर ये बैठक रखी गई है, मिशन 2023 को लेकर चर्चा। बीजेपी के तमाम बड़े नेता यहां पर मौजूद रहेंगे और 2023 में जो विधानसभा चुनाव होंगे इसको लेकर क्या कुछ रणनीति रहेगी, किस रणनीति के तहत बीजेपी आगे बढ़ने वाली है, इसको लेकर चर्चा होनी है। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो कि इस बैठक में शामिल रहेंगे और 2023 की रणनीति पर मंथन करेंगे। ज्यादा जानकारी लेंगे सहयोगी अभिषेक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी बीजेपी की इस बैठक को लेकर? अवंतिका, बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक है। अब आगामी विधानसभा चुनाव जो है नजदीक आ रहे हैं और जो प्रदेश में बीजेपी है वो अपनी पूरी स्थिति को नीचे से लेकर ऊपर तक उसकी समीक्षा कर रही है और आगामी चुनाव की ही तैयारी के सिलसिले में ये बैठक है, जिसमें महत्वपूर्ण जो नेता है भाजपा के प्रदेश के वो इसमें शामिल होंगे। धमतरी के गंगरेल कॉटेज में इस बैठक को वहां पर आयोजित किया गया और यहाँ के जिला जो बॉडी है उनको ये निर्देश दिया गया कि सारी व्यवस्थाएं करें। लेकिन ये बैठक में काफी कुछ गोपनीयता भी बरती जा रही, क्योंकि इसके बारे में जो जिला की बॉडी है उन्हें ज्यादा कुछ मालूम नहीं है। तो ये पार्टी की इंटरनल बैठक बताई जा रही है, लेकिन ये बात तय है कि आगामी चुनाव को, विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर और किन पार्टी की जो खामियां हैं उन्हें किस तरह से दूर किया जाए, इस पर महत्वपूर्ण चर्चा होनी है धमतरी में। अवंतिका।
चलिए, यानी कि मिशन 2023 को लेकर मंथन और इसी के लिए ये बैठक बुलाई जा रही है। शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए। तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं। आने वाले समय में विधानसभा चुनाव के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण बैठक। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे धमतरी की बच्चा चोर गिरोह की अफवाह से पुलिस यहां पर बेहद ही परेशान है। इसीलिए भर से रोजाना झूठी खबरें आ रही हैं और पुलिस ने इसके लिए अपील भी जारी की है। लोगों को अफवाह से बचने की सलाह पुलिस की तरफ से दी गई है। हो रही है कि धमतरी जिले में बच्चा चोर गिरोह सक्रिय है, जो कि पूर्णतः भ्रामक सूचना है। ऐसी अफवाहों पर न जाए और जब भी इस तरह की कोई सूचना प्राप्त होती है तत्काल धमतरी पुलिस। चलिए, ज्यादा चर्चा इस पर करेंगे। इससे कि अभिषेक फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक, निश्चित ही धमतरी के लिए एक बड़ी समस्या, क्योंकि लगातार अफवाहें निकलकर सामने आ रही हैं और कई सारी मारपीट की घटनाएं भी देखने को मिल रही हैं। अवंतिका, देखिए, करीब आधा दर्जन जिलों में लगातार मामले आए जिसमें कि ये खबर आई कि गांव में कोई बच्चा चोर है, उसे गांव वालों ने पकड़ लिया है, पीट दिया और पुलिस को सौंपा है। लेकिन बाद में जांच में ये बात भी सामने आई कि इस तरह की कोई बात नहीं थी, किसी तरह का कोई गिरोह सामने नहीं आया, ना ही कोई बच्चा चोर की घटना सामने आई। लेकिन इसके कारण, इस अफवाह के कारण न सिर्फ ग्रामीण परेशान थे, चिंतित थे, बल्कि पुलिस के पास भी बार बार शिकायतों का आना और उसकी फिर जांच करना और फिर उसमें कुछ भी नहीं निकलना, तो ये पुलिस के लिए काफी चिंता और परेशानी का कारण बनता जा रहा था। बाद में पुलिस को बार बार ये अपील करनी पड़ी कि बच्चा चोरी की जो अभी घटनाएं आ रही, गिरोह घूम रहा है, इस तरह की जो खबरें आ रही, सारी की सारी अफवाहें, ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी लोगों को कहा गया कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें, लेकिन इस तरह की घटनाओं को अंजाम ना दें कि किसी अनजान अजनबी को सिर्फ संदेह के आधार पर मारा पीटा जाए या पुलिस को सौंपा जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं पुलिस परेशान होती है और कानून व्यवस्था पर भी इस पर सवाल उठते हैं, उस पर भी अड़चन आती है। निश्चित कई सारे सवाल खड़े करती हैं ऐसी घटनाएं। शुक्रिया आपका अभिषेक इस जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, कोरबा से बड़ी खबर है। डांडिया के दौरान युवक की हत्या का मामला सामने आया है और पुलिस ने हत्या का खुलासा भी किया। 2 नाबालिग सहित 6 आरोपी पुलिस गिरफ्त में। मामूली विवाद को लेकर युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। आपको बता दें कि बाल्को नगर के सेक्टर 3 की घटना है। बाल्को नगर पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। तो कोरबा में जब युवक की हत्या हुई तो उसका खुलासा पुलिस की तरफ से 2 नाबालिग सहित 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए। आगे बढ़ते हैं, सुकमा में न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दूसरे दिन मारोके गांव स्वास्थ्य विभाग की टीम जा पहुंची है। 7 लोगों को इलाज के लिए यहां पर अस्पताल भी ले जाया गया। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 13 ग्रामीणों की पहचान की थी। बाकी लोग अस्पताल जाने से इनकार कर रहे थे, इसलिए उन्हें अस्पताल नहीं ले जाया गया। लेकिन सड़क खराब होने की वजह से ट्रैक्टर में बिठाकर मरीजों को अस्पताल ले जाना पड़ा। फिर गांव एक बार फिर से रुक करेगी स्वास्थ्य विभाग की टीम, ऐसी जानकारी भी। साथ ही गांव में अज्ञात बीमारी से लोगों की मौत की खबर न्यूज 18 ने जिस तरह से दिखाई, उसके बाद स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मचा। उसके बाद देखिए जमीनी स्तर पर अब कार्रवाई हो रही है। स्वास्थ्य विभाग की टीम अब हरकत में आई है, गांव पहुंची, उसके बाद स्वास्थ्य परीक्षण हुआ और कुछ लोगों को अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। आगे बढ़ते हैं, जांजगीर चांपा से बड़ी खबर है। दुर्गा विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा हो गया है। हसदेव नदी में 4 लोग बह गए, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बिरगहनी गांव का ये मामला है। मृतक युवक का नाम संजय बोंद्रे बताया जा रहा है। तो जांजगीर चांपा से खबर, दुर्गा विसर्जन के दौरान ये बड़ा हादसा। हसदेव नदी में 4 लोग बहे, जिनमें से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 को सुरक्षित बाहर निकाला गया। आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे अंबिकापुर की। पुलिसकर्मी से मारपीट का मामला सामने आया था। उसको लेकर दुकान बंद कराने के दौरान बदमाशों ने आरक्षक की पिटाई की। आरक्षक के वाहन में भी तोड़फोड़ की गई है। पुलिसकर्मी को बचाने लोग भी आए, लेकिन लोगों पर भी बदमाशों ने हमला कर दिया। न्यू बस स्टैंड चौकी की घटना है। अज्ञात बदमाशों की पुलिस लगातार तलाश कर रही है। और इधर बालोद जिले में मूक बधिर बच्चों की पढ़ाई के लिए कोई स्कूल नहीं है। उन्हें पढ़ने के लिए दूसरे जिले का रुख करना पड़ता है, जिसे देखते हुए बालोद के बाफना परिवार ने 2.5 एकड़ जमीन दान कर दी है, ताकि यहां मूक बधिर बच्चों के लिए स्कूल बनवाया जा सके। बालोद जिला मुख्यालय के पास उमरादाह में स्थित एक जमीन पर स्कूल भवन का निर्माण कार्य जारी है, जिसके अगले सत्र तक पूरे हो जाने की उम्मीद।
उसके बाद यहाँ पर मूक बधिर बच्चों के लिए कक्षा का संचालन शुरू हो जाएगा। यहाँ छात्रों के रहने के लिए हॉस्टल की भी सुविधा होगी और समाज कल्याण विभाग के आंकड़े के मुताबिक जिले में 129 मूक बधिर बच्चे हैं, जिनमें से अधिकांश स्कूल नहीं होने की वजह से पढ़ नहीं पाते। परिवार की ओर से जो है हमारे जो पूज्य दादाजी दादी जी थे स्वर्गीय श्री सुल्तान महल सजना बाई, उनके नाम से एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया गया है और उन्हीं के स्मृति में जो है उमरदा में एक दिव्यांग स्कूल बनाया जा रहा है। जो बच्चे बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, उनके लिए एक एजुकेशन की वहाँ शुरुआत की जा रही है और उनको आत्मनिर्भर बनाना और अच्छे संस्कार देना एक हमारे परिवार का एक प्रयास रहेगा। और ये मेरे भिलाई वाले बड़े पापा श्री मूलचंद जैन जो है उनके मार्गदर्शन और प्रेरणा से जो है शुरू हुआ है। पूरे परिवार के लोग इसमें एकजुट होकर जो है सक्रिय अपना भूमिका निभा रहे हैं और भिलाई में भी एक उनके द्वारा ब्लाइंड स्कूल जो है चलाया जा रहा है और वो भी आज बहुत अच्छे से चल रहा है। स्कूल का जो कार्य है उमरादा स्कूल में, मतलब उमरादा में बनने जा रहा है वो, है ना। इसका कार्य जो है दिवाली के आसपास, दिवाली के बाद तक पूरा निर्माण पूरा कार्य हो जाएगा। जब जर्जर छत के नीचे पढ़ाई करने की मजबूरी आई तो बच्चे खुले आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ने को मजबूर हो गए। कोरबा में सैकड़ों बच्चों की जान और भविष्य से खिलवाड़ करने वाले सिस्टम की पोल खोलती ये रिपोर्ट देखिए। पेड़ के नीचे पढ़ रहे इन बच्चों को देखिए। ये कोई गुरुकुल नहीं, ये तस्वीरें कोरबा जिले में करतला ब्लॉक के छातापाठ गांव के स्कूल की हैं। ये आलम तब है जब प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए नित नई नीतियां बन रही हैं, लेकिन जर्जर स्कूल भवन नौनिहालों के सिर पर काल बना हुआ है। खुले आसमान के नीचे ही सही कुछ पढ़ाई हो जाती है, लेकिन बारिश के मौसम में सब बाधित है। यहाँ बिल्डिंग अति जर्जर की स्थिति में है और कमरे के अंदर बच्चों को बिठा पाना संभव ही नहीं है। किसी प्रकार की अप्रिय घटना होने की संभावना है। इस कारण अभी हम लोग इस बच्चे को बाहर बिठा कर कुछ की गई है इस विषय पर हम लोग सूचना दे दी है अपने CSC के माध्यम से। विकासखंड शिक्षा अधिकारी और जिला में भी सूचित कर चुके हैं। पंचायत स्तर पे भी हम लोग सूचना दे चुके हैं अब, और एक दो बार इंजीनियर लोग भी आके सर्वे वगैरह करके चले गए हैं और इस विषय पर क्या कार्यवाही हो रही है उसके बारे में मुझे अभी ज्ञात नहीं है। शिकायत बस इतनी सी नहीं है कि भवन जर्जर है, भवन है भी तो वहां पढ़ा पाने की चुनौती। एक कमरे और पहली से 5वीं तक के 80 से ज्यादा छात्र। सोचिए कि बच्चे भला कितना पढ़ पाएंगे। तत्कालीन जिला शिक्षा अधिकारी को भी इसकी जानकारी दी गई, तब उन्होंने नया भवन बनवाने का आश्वासन भर दिया, लेकिन वो आश्वासन आज भी कहीं ठंडे बस्ते में पड़ा होगा। जिला शिक्षा अधिकारी को फिर से हालात से रूबरू कराया गया। जिले में मरम्मत योग्य जो भवन है जो जर्जर में आता है ये 645 है, जिसमें से 82 का तकनीकी स्वीकृति करवा करके मरम्मत के लिए दे दिया गया है RES को, और धीरे धीरे चरण वाइज सभी विद्यालयों का मरम्मत किया जाएगा। इस सत्र तक लक्ष्य है। संबंधित BOs को निर्देशित किया गया है। पहले से हम लोगों ने पत्राचार के माध्यम से कई बार पत्र लिख चुके हैं। मौखिक बैठक में भी बताया गया है कि कोई भी विद्यालय में बच्चे बाहर नहीं बैठेंगे, जर्जर में नहीं बैठेंगे, और ऐसा यदि पाया जाता है तो तत्काल कार्रवाई की जा रही है उनके लिए। सरकारी काम है, अपनी रफ्तार से होगा। ये जर्जर भवन आज न सही कुछ सालों के बाद बन भी जाए। ऐसे में सिस्टम के कागजात तो दुरुस्त हो जाएंगे, लेकिन सैकड़ों बच्चों के भविष्य का क्या होगा जिनकी पढ़ाई की राह में यह सिस्टम रोज रोड़ा बन रहा है। न्यूज़ 18 के लिए कोरबा से अब्दुल असलम की रिपोर्ट। और अब देखिए 25 सेकंड में